हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको यह बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं। तो इसको मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा आपसे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट फैक्टर इज कंसेंट्रेशन। सबसे पहला फैक्टर कंसेंट्रेशन है। कंसेंट्रेशन के किसी केमिकल रिएक्शन रेट पे क्या इफेक्ट होगा? फॉर दिस आई एम गोइंग टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ रेट। यू नो, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसेंट्रेशन का पावर n। n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यू नो, अगर n पॉजिटिव है, अगर n जीरो है, तब तो आप समझते हो रेट रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। रेट निगेटिव, एन निगेटिव होगा तो उसका मीनिंग अलग होगा, आपको मैं बताया हूं। बट अगर एन अगर पॉजिटिव है, वो इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, डजेंट मैटर। इफ एन इज पॉजिटिव, देन रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली, नॉट रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन will increase with increase in temperature, will increase with increase in concentration of reactant. If n is positive, अगर n पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे आप कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, रिएक्शन रेट उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्डर इज 1। अगर ऑर्डर 1 होगा, उस केस में रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अदरवाइज आपका रेट रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के साथ इंक्रीज होगा। रिलेशन क्या होगा वो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो तभी रिलेशन बता सकता हूं जब एन का वैल्यू क्या हो, 1 हो तो लीनियर होगा, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये लिखा हुआ है, इफ एन इज पॉजिटिव देन रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्लियर हो गया कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन से कैसे रिलेटेड आप देख रहे हो। अगर एन ऑर्डर किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर नॉन जीरो है, मींस आपका पॉजिटिव है, नॉन जीरो नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव बेटर वर्ड रहेगा इसके लिए। अगर पॉजिटिव है मींस इंटीजर या फ्रैक्शन, दोनों केसेस में रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के साथ इंक्रीज होगा। लेकिन अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उस केस में रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा। इन द केस ऑफ निगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, हालांकि निगेटिव ऑर्डर रिएक्शन का चांस बहुत कम होता है। मैं बताया हूं कि निगेटिव ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग हुआ किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निगेटिव हो सकता है, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्टिव, ओवरऑल ऑर्डर आपका निगेटिव नहीं हो सकता है। तो उस चीज का डिस्कशन करने कोई मतलब है नहीं। बट फिर भी अगर कोई आपसे पूछे कि अगर कोई रिएक्शन किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निगेटिव ऑर्डर रखता है, तो उस केस में अगर हम रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? तो क्लियरली इन दैट केस रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। अदरवाइज आपका रेट बढ़ेगा कंसेंट्रेशन बढ़ने के साथ। क्लियरली इस रेट लॉ एक्सप्रेशन से आपको दिख भी रहा है। इसके बाद दूसरा फैक्टर जो टेम्परेचर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर, टेम्परेचर किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को डोमिनेंटली इफेक्ट करता है। प्रैक्टिकली देखा गया, हालांकि ये काम सबसे पहले किए थे आपका वैन टफ। हालांकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। वी कैन से दैट वैन टफ इज द फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। वैन टफ फिजिकल केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं। वैन टफ इज द ओनली साइंटिस्ट हु मेड फिजिकल केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। बिफोर दैट इट वाज स्टडीड इन फिजिक्स। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि वैन टफ फिजिकल केमिस्ट्री के फादर है, मींस जनरेटर है। अब टेम्परेचर का स्टडी उन्होंने किया, वैन टफ ने किया। वैन टफ ने डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के रेट का स्टडी किया विथ टेम्परेचर। उन्होंने जब देखा कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। ऑलमोस्ट केमिकल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हुआ। ऐसा रेयर ऑफ द रेयर रिएक्शन है जिसका रेट टेम्परेचर के साथ या तो फ्लिप फ्लॉप रहा, या फ्लिप फ्लॉप का मतलब ऊपर नीचे, या डिक्रीज हुआ, वैसा रेयर। मींस आई थिंक मैं आपको बता एग्जांपल के तौर पे अगर मुझसे कहा जाए तो ऐसा एक ही 2 रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन का रेट टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता हो, जबकि ऑलमोस्ट केसेस में, लगभग सभी रिएक्शंस में रिएक्शन रेट टेम्परेचर के साथ बढ़ता है।
ये वैंटॉफ का ऑब्जर्वेशन था, इट वाज ऑब्जर्वेशन वैंटॉफ। तो फिर इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने और ज्यादा करीब से उसको ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि जब किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 से इंक्रीज करते हैं, when temperature of reaction increases by almost 10 degree or 10 Kelvin or 10 unit, then rate of reaction becomes 2 to 3 times. कुछ केसेस में 2 टाइम्स हुआ, कुछ केसेस में 3 टाइम्स हुआ, कुछ केसेस में 2 और 3 टाइम्स के बीच में रहा। तो ये वैंटॉफ का ऑब्जर्वेशन था कि जब किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया तो उसका रेट इंक्रीज हुआ ही हुआ। हाँ, उसमें इंक्रीमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग केसेस में थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ, तो इसलिए बोला जाता है कि जब किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को, किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 से इंक्रीज करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन का रेट 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। हालांकि इस चीज को रेट को से बेटर हम लोग स्पेसिफिक रेट के टर्म से पढ़ते हैं। स्पेसिफिक रेट मीन्स रेट कांस्टेंट, मीन्स कहा जाता है कि वैंटॉफ ने स्टडी किया और देखा कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 से इंक्रीज किया गया तो उसका रेट कांस्टेंट मीन्स स्पेसिफिक रेट 2 to 3 टाइम्स हो गया। लाइक दिस, KT rate constant at temperature T and K T plus 10 मीन्स टेम्परेचर को मैंने 10 से इंक्रीज कर दिया। यह है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T plus 10। जब टेम्परेचर को मैंने 10 से इंक्रीज कर दिया तो उस केस में जो रेट कांस्टेंट हुआ उस रेट कांस्टेंट को मैं K T plus 10 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो वैंटॉफ ने बोला और ऑब्जर्व किया, इट वॉज द ऑब्जर्वेशन ऑफ वैंटॉफ, K T plus 10 by KT मीन्स 10 से टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो रेट कांस्टेंट हुआ, जो इस मीन्स आपके रिएक्शन का स्पेसिफिक रेट हुआ, उस स्पेसिफिक रेट का जो रेशियो हो गया वो 2 to 3 टाइम्स हो गया। मीन्स कुछ केसेस में 2 आया, कुछ केस में 2 पॉइंट समथिंग आया, कुछ केस में 3 आया, मीन्स 2 और 3 के बीच में रहा। यह दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। जनरली इस टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू 2 होता है। आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्शन भी लिख सकते हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो, या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन भी इसको बोल सकते हो। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन मोस्ट कॉमन मीन्स मैक्सिमम केसेस में देखा गया कि 2 टाइम्स हो गया। मीन्स एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन इज 2 to 3 टाइम्स, मीन्स 2 से लेकर 3 के बीच में हुआ। बट जनरली देखा गया कि मैक्सिमम केसेस में हमारे केमिकल रिएक्शन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 2 के आसपास हुआ। तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 10 देन रेट कांस्टेंट विल बिकम्स 2, रेट कांस्टेंट विल बिकम 2 टाइम्स। तो इस तरह से टेम्परेचर का डिपेंडेंस, किस तरह से रेट कांस्टेंट के ऊपर, रेट के ऊपर टेम्परेचर का डिपेंडेंसी है, वैंटॉफ ने हमें बताया। वैंटॉफ ने क्लियरली बताया कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उस केमिकल रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा। व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ रिएक्शन इट डजंट मैटर। रिएक्शन आइदर इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, कोई मतलब नहीं है। ऑल केसेस में केमिकल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा। बट पॉइंट इज व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो रीजन बिहाइंड इसके पीछे जो रीजन है वैंटॉफ ने यह दिया कि ऑल केमिकल रिएक्शन or all chemical changes are result of molecular collision, and molecular collision depends upon temperature. When temperature of reactant increases, then their collision increases, and collision increases rate of chemical. जितना ज्यादा molecular collision होगा उतना ही ज्यादा आपका रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्सन होगा और फिर रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। That's why all rate of all chemical reaction increase. Rate of all chemical reaction increases with increase in temperature because temperature increases molecular collisions of reactant. Reactant के molecular collision को temperature increase करता है, इसलिए temperature को increase करने से rate constant बढ़ेगा, फिर rate भी बढ़ेगा।
यह था आपका ऑब्जर्वेशन वेन टफ का। लेकिन इस वेन टफ मीन्स टेम्परेचर का एक्चुअल में रेट कांस्टेंट के साथ किस तरह से डिपेंडेंसी होता है, मीन्स व्हाट्स द एक्चुअल रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। क्योंकि ये तो मैं बता रहा हूं कि बढ़ता है, बट एग्जैक्ट किस रेशियो से बढ़ता है इसके बारे में अर्हेनियस ने बताया। अर्हेनियस ने बाकायदा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया, हम लोग को दिए, जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोग पता समझते हैं कि टेम्परेचर रेट कांस्टेंट का किस तरह से कनेक्टिविटी और किस तरह से डिपेंडेंसी है। हालांकि ये जो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशन है, जो वैन टफ का इक्वेशन, हम चाहें तो वैन टफ से भी आगे बढ़ सकते हैं और अर्हेनियस इक्वेशन ला सकते हैं, बट देयर इज नो नीड। हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे अर्हेनियस इक्वेशन। हम लोग के सिलेबस में डायरेक्ट अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ना है, जो हमें यह बताया जाएगा कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस अर्हेनियस इक्वेशन, आई एम गोइंग टू आस्क एंड डिस्कस some questions on this fact, means temperature of rate means rate constant of a chemical reaction becomes 2 times with increase in temperature by 10 unit. What is the ratio of rate constant of reaction if temperature of reaction is increases by 50 degree centigrade, increases by this। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो कैसे बनाएंगे। लेट K1 रेट कांस्टेंट at temperature T, K2 rate constant at temperature T plus 50. So according to Van 't Hoff theory, according to Van 't Hoff theory, KT plus 50 by KT is equal to, देखो क्या होगा, मीन्स हर 10 के बाद 2 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स तुम्हारी रिएक्टेंट का टेम्परेचर, अभी रिएक्टेंट है, टेम्परेचर इसका है T, अभी T है, T से कितना हो गया T plus 10, फिर कितना हो गया T plus 20, फिर कितना हो गया T plus 30, फिर कितना हो गया T plus 40, फिर कितना हो गया T plus 50, राइट। तो यहां से यहां आने के बाद रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स हो गया, यहां से आने के बाद फिर 2 का 2 टाइम्स हो गया, तो यहां से यहां 2 टाइम्स मीन्स 2, सबसे कॉमन 2 है तो 2 ही लेंगे। फिर यहां से आया 20, फिर 2 टाइम्स और हो गया, तो 2 का 2 इंटू 2, फिर यहां आया 2 टाइम्स और हो गया, फिर यहां से आया 2 टाइम्स और हो गया, फिर यहां से आ गया 2 टाइम्स और हो गया। मीन्स रेट कांस्टेंट का रेशियो क्या हो गया जी, 2 का पावर 5। तो इस तरीका से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक बार जाइए, एडवांस में क्वेश्चन आया था और इस तरह का नीट में भी बाद में आया कि टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, if temperature of reaction is increased by 10 degree centigrade, then rate constant becomes option A 50%, B 30%, 200%, इस तरह से 4 ऑप्शन था। उसके बाद देखते हैं उसको, इस क्वेश्चन को। इसके बाद अब देखो जी, उसको भी करने का ही तरीका है।
if temperature of a reaction is increased by 10 degrees centigrade, then rate constant of reaction is increased by option A 200%, B 100%, C 150%, D none. What will be the answer? If temperature of reaction is increased by 10 degrees centigrade, then rate constant of reaction is increased by, रेट कांस्टेंट कितना से इंक्रीज किया है ये अब आपको बताना है। तो देखो जी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मोस्ट कॉमन 2 टाइम्स है, मींस किसी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स हो जाता है। 2 टाइम्स होने का मीनिंग क्या हुआ? कोई चीज दुगना होने का मीनिंग क्या हुआ? इंक्रीमेंट कितना हुआ? 100%। जैसे मान लो अभी 10 रुपीज में 1 केजी आलू मिल रहा है, आलू का दाम बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया, मान लो हो गया 20 रुपए केजी आलू। अब आपसे कोई पूछेगा कि आलू के दाम में कितना % हाइक हुआ, आलू के प्राइस में कितना % इंक्रीमेंट हुआ? तो 100% हो गया। जितना पहले प्राइस था उतना ही बढ़ गया। तो जब कोई जितना प्राइस है उतना अगर इंक्रीमेंट होता है तो बोलते हैं कि 100% हो गया। मीन्स जब भी कोई चीज दुगना होगा, जब भी कोई चीज 2 टाइम्स होगा, उसका परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा? 100 होगा। कई बार स्टूडेंट मिस्टेक करके बोल देता है 200, लेकिन नहीं, 100 होगा। इंक्रीमेंट पूछा जा रहा है तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ? जितना था उतना और बढ़ गया, इसलिए दुगना हो गया। तो आंसर विल बी 100%। डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर। मैं रेट कांस्टेंट किस तरह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है मैं आपको बताऊंगा, ये इक्वेशन होगा। बट एक मोटा मोटी तौर पे जो वैन टफ ने बताया था कि रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, इसको मैं ग्राफिकली आपको थोड़ा दिखा दे रहा हूं, जो आपको एक जनरल व्यूज देगा किस तरह से रिएक्शन का रेट टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो दुनिया का ऑल केमिकल रिएक्शन रेट टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा। तो उसको हम लोग 2-3 तरह से, एक तो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, मीन्स इस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन का रेट, इधर अगर टेम्परेचर है इस एक्सिस पे तो इस तरह से इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेट बढ़ता है। 0 टेम्परेचर होगा उस समय रेट 0 नहीं होगा, क्योंकि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, केल्विन में टेम्परेचर आपका कुछ ना कुछ होगा, 273 होगा, तो रेट 0 नहीं होगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन कुछ एक्सप्लोसिव रिएक्शंस है आपका कि ऐसे रेट बढ़ेगा, बाद एकदम मैक्सिमम हो जाएगा। एक्सप्लोसिव, क्योंकि एक्सप्लोसिव जो रिएक्शंस होता है वो तो चेन रिएक्शन होता है। एक बार इसे बम फटना शुरू हो गया, बाद में बम फाड़ने के लिए फोड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार बम फाड़ने के लिए या बम को एक्सप्लोड कराने के लिए आपको हिट करना पड़ता है। बट एक बार हिट हो गया, एक बम फटना शुरू हो गया, तो वहां पे अगर और भी बम रखा हुआ है खुद ब खुद फटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उतना एनर्जी उसको मिलने लगता है। तो फिर उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बट रेट बढ़ता जाता है। ये आपका एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। इसके अलावा मैं पहले भी आपको बताया हूं कि दुनिया में आपका NO2 का NO का जो NO2 में कन्वर्सन होता है, वह रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उसका रेट डिक्रीज होता है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसका।
मीन्स एनो कंबशन भी आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो तो अलग चीज है, बट ये रिएक्शन रेट है, इसका इस तरह से रेट रहता है। यह निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इस रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का या कार्बन का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा अलग होता है। तो इस सब तरह का हुआ है जिसमें रेट आपका टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है उसको मैं बता रहा हूं। बट आपके लिए कोई अगर पूछे कि व्हाट इज द डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल विथ टेम्परेचर, तो आप फ्लैटली बोलोगे कि रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आपको इंडिकेट करके पूछा जाएगा उस समय आप ये बात बोलोगे। बट नॉर्मली rate of all chemical reaction increases with increase in temperature because rate of all chemical reaction depends upon molecular collision and molecular collision depends upon temperature of reaction. Now Arrhenius equation. Arrhenius equation gives quantitative relationship between rate constant of a chemical reaction and temperature. Went up तो पहले ही बता ही चुके हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट टेम्परेचर, बट उसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होगा इसको अर्हेनियस इक्वेशन से हमें पता चलता है। अर्हेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ea बाई आर टी। हियर ऑल सिंबल्स हैज स्पेशल मीनिंग लाइक k रिप्रेजेंट्स रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ea रिप्रेजेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी को मैं डिफाइन कर रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी ये से रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन को। एक्टिवेशन एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन का वह एनर्जी होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। मींस इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी रहता है उतना एनर्जी अगर प्रोवाइड नहीं करोगे तो रिएक्शन विल नेवर बी स्टार्ट। लाइक आप जानते हो कि कोयला का कंबशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन क्या आप कोयला को बर्न होने के लिए किसकी जरूरत है जी? एयर का, ऑक्सीजन का, वो एटमॉस्फेयर है ही। तो क्या कोयला को एटमॉस्फेयर में रख दोगे जलना शुरू हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि कोयला का बर्निंग एक केमिकल रिएक्शन है एंड दिस रिएक्शन नीड्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बर्निंग ऑफ कोल। वो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हो? आप मैच बॉक्स से करते हो। मैच बॉक्स का जो स्टिक होता है उसको रब करते हो, रब करने से उसके ऊपर फास्फोरस लगा रहता है, वो लाइट होता है, लाइट प्रोड्यूस करता है और वो लाइट एनर्जी कोल को एक्साइट करता है और फिर कोल का बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। सो एवरी केमिकल रिएक्शन हैज सम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड सब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो सभी केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होता है, बट जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होता है वह रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है, उतना ही स्ट्रांग होता है। जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होता है उस रिएक्शन के होने का चांस उतना ही कम होता है। जैसे कोयला है और पेट्रोल है, दोनों में से जलाना किसको आसान है? पक्का पेट्रोल को। पेट्रोल वहां रखा हुआ है, माचिस से तीली मार कर वहां पे फेंक दोगे वो बर्निंग शुरू हो जाएगा। जबकि कोयला में ऐसा नहीं है, उसको अच्छा खासा गर्म करना पड़ेगा तब जाकर कोयला का बर्निंग शुरू होता है, जबकि पेट्रोल इजिली हो जाता है क्योंकि दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है। तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा वह रिएक्शन उतना फास्ट होगा। So E is activation energy of reaction. Next term is T. T is temperature in Kelvin scale. Next is R. R is universal gas constant. And E exponential. You know in mathematics E is equal to 2.71. अब E क्या है? तो E is present in Arrhenius equation. That's why E is called Arrhenius constant. A is called Arrhenius constant। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन का बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग एक टर्म से मेजर करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड
अर्हेनियस पैरामीटर, मीन्स अर्हेनियस इक्वेशन के कई सारे इंफॉर्मेशन हम लोग ए के टर्म्स में मेजर करते हैं, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड अर्हेनियस पैरामीटर। आप आगे देखोगे कि जो अर्हेनियस कांस्टेंट ए है यह रिएक्शन में रिएक्टेंट के कोलिजन के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, दैट्स व्हाई दिस टर्म इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर। एंड लास्टली this factor means A is present pre-exponential factor, means exponential से पहले present है, that's why it is also called pre-exponential factor. So these are the name of same factor, same physical quantity A. A को आप बोल सकते हो Arrhenius constant, Arrhenius parameter, frequency factor and pre-exponential factor. So this is Arrhenius equation for रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि किस तरह से टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज होगा। अर्हेनियस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं हम लोग। K इज इक्वल टू ई का पावर निगेटिव है इसलिए उसको ई को नीचे कर दिए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ई टू द पावर ई ए बाई आर टी व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी देन e to the power RT tends to 0, क्योंकि अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया तो 1 में इन्फिनिटी 0 होगा, t का पावर 0, e का पावर 0 मीन्स 1। किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी का आप पॉजिटिव का अगर पावर जीरो करते तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। मीन्स जब टेम्परेचर को इन्फिनिटी की तरफ टेंस करोगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू A के इक्वल हो जाएगा। इस चीज को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज वेरी लार्ज देन रेट कांस्टेंट बिकम्स अर्हेनियस इक्वेशन। वेरी लार्ज का मीनिंग हुआ इन्फिनिटी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन is very large then rate constant K is equal to A, means at a very large temperature rate constant of reaction is equal to Arrhenius constant of reaction. Now Arrhenius equation in different forms, we know that K is equal to E का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहीं से आगे बढ़ेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग मीन्स ln, बेस ई लेंगे तो ln होगा, log K इज इक्वल टू ln A प्लस ln e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आपको होता है ये पावर जो है पीछे आ जाएगा, मीन्स ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाई आर टी ln E। ln E में ln मीन्स लॉग का बेस भी है पावर भी है, जब लॉग का बेस और पावर दोनों सेम हो उसका वैल्यू 1 होता है, जैसे log 10 1 होता है, ln E1 हो जाएगा, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाई आर टी। इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब इस इक्वेशन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लोग कर सकते हैं, मीन्स एक एक्सिस पे ln K रखेंगे, दूसरे पे 1/t देखेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसको और मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। लॉग में कन्वर्ट करने के लिए ln को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.2303 लॉग K इज इक्वल टू 2.333 लॉग A माइनस ई ए बाई आर टी। आप 2.33 को इस तरह नीचे फेंक दो तो log K इज इक्वल टू log A माइनस E A by 2.303 RT. This equation becomes 3.
तीसरा इक्वेशन हो गया। हम लोग log k और 1/t के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अब इस दोनों ग्राफ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, फिर हम लोग और भी डिराइव करेंगे, मीन्स अर्हेनियस इक्वेशन को 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे डिराइव करेंगे। आगे चल के अर्हेनियस इक्वेशन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी मैं इस दोनों इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं और आप देखिए ग्राफ कैसा होगा यह। अब आप देखो खुद से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इस एक्सिस पे आप रखो ln k, इस पे आप सब रख सकते हो 1/t। देखो ग्राफ कैसा होगा। इक्वेशन 2 को आप देखो, आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्सिस का कटिंग पता करते हो। योर इक्वेशन इज दिस ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाई RT। तो आपको ln k एक्सिस का कट पता करना है तो 1/t 0 करना होगा। पुटिंग 1/t इज 0 इन दिस इक्वेशन, 1/t 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a हो जाएगा। मीन्स से कट करेगा ln a पे। अब आपको इस एक्सिस की कटिंग पता करना होगा तो ln k 0 करना होगा। ये 0 हो गया तो ln a इधर आ गया, मीन्स EA बाई RT इज इक्वल टू ln a। तो 1/t मीन्स 1/t का कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। तो 1/t इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मीन्स ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो इसी साइड होगा। अब इस तरह से इसका स्लोप अगर निकालना होगा तो y mx प्लस सी से कंपेयर कर दो, mx प्लस सी से कंपेयर करो तो आप देख रहे हो ln k के जगह पे y है, x की जगह पे 1/t है, m के जगह पे क्या है माइनस EA बाई R। तो स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप माइनस EA बाई R। ना सेम ग्राफ को अगर हम लोग ln के बदले log में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ओनली log k जब यहां पे होगा तो ओनली जो चेंजेज होगा वो स्लोप में होगा, क्योंकि यहां पे इक्वेशन में चेंज होगा। log k log a माइनस EA बाई 2.303 RT। बात बात सब कुछ वैसे ही होगा, ओनली चेंज कहां पे होगा, स्लोप में होगा। मीन्स ये स्लोप आपका हो जाएगा, यह एंगल अगर आपका थीटा है तो स्लोप कितना होगा जी, स्लोप होगा m tan 180 माइनस थीटा, मीन्स माइनस tan थीटा और tan थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पे उसका वैल्यू कितना है जी, माइनस tan थीटा माइनस EA बाई 2.33 R, ये वैल्यू हो जाएगा। मीन्स तो आपको ये भी कई बार पूछ लेता है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस tan थीटा विल बी दिस, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा विल बी EA बाई 2.303 R होगा। नाउ वन क्वेश्चन ऑन Arrhenius equation. For a first order reaction A to P, the temperature T, dependent rate constant K was found to follow the equation log K is equal to minus 2000 into 1/t plus 6. This is the equation which is followed by a first order reaction.
the pre-exponential factor A and the activation energy of reaction EA respectively are. मीन्स आपसे बोल रहा है कि जो ये रिएक्शन आपका है, इस रिएक्शन का EA एंड एक्टिवेशन एनर्जी दोनों निकालो, क्या होगा? तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है। अब आपको EA और रेट मीन्स एक्ट और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपको इस इक्वेशन को कंपेयर करना होगा अर्हेनियस इक्वेशन जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं, मीन्स जो हम लोग डिराइव किए हैं। तो वी नो दैट log k is equal to log A minus EA by 2.303 RT. You know, this is also Arrhenius equation in terms of log k and 1 by t. अब इस इक्वेशन को उससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, और जो यहां पे दिया उसको देखो, log k is equal to 6 minus 2000 by into 1 by t. दोनों कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट बोथ साइड log k लेफ्ट साइड में, log A is equal to 6, log का बेस यहां पर 10 है, so we can write A is equal to 10 to the power 6. This is first order reaction. So यहां पे आप डायरेक्टली इसको लिख भी सकते हो, पर सेकेंड होगा ही इसका यूनिट, क्योंकि log A का यूनिट आपका K पे डिपेंड करता है, K के यूनिट के इक्वल होता है, क्योंकि बाद बाकी द रेस्ट एक्सपोनेंशियल फैक्टर रहता है, तो इसका तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसका यूनिट इसके यूनिट के इक्वल होगा, log k का यूनिट log A के यूनिट के इक्वल होगा, फिर इसका कंप्लीट यूनिट भी इसके यूनिट के इक्वल होगा। खैर, A इज 10 टू द पावर 6 पर सेकेंड, सब में पर सेकेंड है तो नो प्रॉब्लम। अब हमें निकालना EA, इसके लिए कंपेयर करो 1 बाई टी के कोफिशिएंट को, तो 1 बाई टी कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस EA बाई 2.303 R, यहाँ पे माइनस 2000, मीन्स EA बाई 2.303 R is equal to 2000. So EA is equal to 2.303 into R, R का वैल्यू 8.314 into 2000। इस सबको सॉल्व करोगे तो ये का वैल्यू आ जाएगा 38.3 किलो जूल। तो इस तरह से our answer is D. Now I am going to derive a relation for rate constant temperature at two different temperatures, means Arrhenius equation at two different temperatures like T1 and T2. Arrhenius equation at two different temperature. We know that ln K is equal to ln A minus EA by R T. अब T1 टेम्परेचर पे एट टेम्परेचर T1, लेट at temperature T is equal to T1, rate constant is equal to K1. तो ln K1 is equal to ln A minus EA by RT1। किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जिस तरह से किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है, अर्हेनियस कांस्टेंट ऐसा नहीं है कि एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है। किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का अर्हेनियस कांस्टेंट कंप्लीटली कांस्टेंट होता है, मींस वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहता है। इसलिए T1 टेम्परेचर पे यही होगा,
एंड T2 टेम्परेचर पे भी आपका यही रहेगा. एट सिमिलरली एट टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा. तो ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई R T2. इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करो. इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट. सो ln K2 माइनस ln K1, ln A माइनस ln A में कैंसिल हो जाएगा. K2 से K1 को 2 से 1 को माइनस किए होते जिसको माइनस करते हो प्लस हो जाता है, तो ये आपका EA बाई R का T प्लस हो जाएगा. EA बाई R T1 माइनस EA बाई R T2. इसको आगे बढ़ाते हैं. ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई R कॉमन हो गया, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2. ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, EA बाई R T2 माइनस T1 बाई T1 T2. ln को आप ये भी एक इक्वेशन हो गया, और ln को आप log में भी कन्वर्ट कर सकते हो. log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2. Next factor is catalyst. Catalyst also affects the rate of a chemical reaction. But how? Let us see. देखते हैं किस तरह से करता है. तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन होता है कि कैटलिस्ट वह स्पीसीज है जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट और मैकेनिज्म दोनों को अल्टर कर सकता है विदाउट परमानेंट इन्वॉल्वमेंट इन केमिकल रिएक्शन. मीन्स कैटलिस्ट इज दैट स्पीसीज which can alter or change rate and mechanism of a chemical reaction without underwent a permanent change itself. अपने आप में कोई परमानेंट चेंज लाए बिना आपके कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट और मैकेनिज्म दोनों को बदल सकता है. ये सारी चीजें हम लोग पढ़े होंगे केमिकल इक्लूडिया में भी. अब कैटलिस्ट का दो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा है निगेटिव कैटलिस्ट. कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट वह होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है. निगेटिव कैटलिस्ट वह होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन रेट को डिक्रीज करता है. अब कोई कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं. तो इसका पहले डेफिनेशन सुनो. पॉजिटिव कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन रेट को इंक्रीज कैसे करता है? तो उसका तरीका यह है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन थ्रू ए स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट. पॉजिटिव कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करके रिएक्शन रेट को बढ़ाता है. अब किसी केमिकल रिएक्शन के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज होने से रेट कैसे इंक्रीज होता है? तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, उस केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा, और जब भी किसी केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, उस केमिकल रिएक्शन रेट पक्का इंक्रीज होगा. अब पॉजिटिव कैटलिस्ट करता क्या है? तो वह केमिकल रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है. एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने से रिएक्शन रेट फास्ट हो जाता है. अब कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है कि समझने में कि हाउ डिक्रीमेंट इन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. मीन्स केमिकल रिएक्शन के रेट के ऊपर
एक्टिवेशन एनर्जी का कैसे डायरेक्ट इफेक्ट होता है इसको उनको समझ में नहीं आता है। तो लिसन में किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्टिवेशन एनर्जी कैसे हैंडल करता है उसको समझो। जैसे मान लो एक केमिकल रिएक्शन है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी 2 जूल है पर मोलिक्यूल, मींस ईच रिएक्टेंट मोलिक्यूल को कम से कम 2 जूल एनर्जी चाहिए। 2 जूल एनर्जी अगर प्रोवाइड करोगे तभी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब मान लो आप 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो उस 10 जूल एनर्जी से कितने रिएक्टेंट मोलिक्यूल प्रोडक्ट बन सकता है? तो 5। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का रेट क्या होगा? 5 रहेगा। लेकिन अब किसी वजह से उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घट के 2 से 1 हो गया है। आपने समहाउ यू डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय 1 यूनिट। अब 2 से 1 हो गया, अभी भी आप 10 जूल एनर्जी ही दोगे, क्या होगा? अब 5 नहीं 10 रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स कैपेबल हो गया प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो नाउ रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 10। तो आप देख रहे हो इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी घटने से रिएक्शन रेट बढ़ता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से ज्यादा रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स उस एनर्जी को यूज करके अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है एंड कंसेक्वेंटली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस। तो यह आपका है पॉजिटिव कैटलिस्ट का रोल। नेगेटिव कैटलिस्ट डज इन रिवर्स वे ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसका प्रोसेस जस्ट उल्टा है। पॉजिटिव कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है थ्रू स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट और डिक्रीमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, while negative catalyst decreases rate of chemical reaction through destabilizing of intermediate product or transition state और increasing activation energy। यह एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाने से रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का चांस कम हो जाता है और इस तरह से रिएक्शन रेट घट जाता है। लेकिन जो दोनों बातें मैं आपको बताया पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में, इस चीज को मैं ग्राफिकली दिखाने जा रहा हूं। अब ग्राफिकली देखोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। देखो जी, मैं आपको भरवली बोला हूं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है थ्रू डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस चीज को देखो, यहां पे यह आपका पोटेंशियल एनर्जी टाइम ग्राफ है किसी केमिकल रिएक्शन का, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का। आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का प्रोडक्ट रिएक्टेंट से मोर स्टेबल होता है। मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हेल्प लेकर के एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन पे भी हो सकता है। अब रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, फिर फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो किसी केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट के पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मैथमेटिकली एंड ग्राफिकली डेफिनेशन वाइज एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी है जो किसी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए जरूरी है, बट ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली एक्टिवेशन एनर्जी आपका किसी केमिकल रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो ये आपको दिख रहा है। जैसे ही हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज किया, पॉजिटिव कैटलिस्ट इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दिया। स्टेबलाइज करने से ट्रांजिशन स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी घट गया और पोटेंशियल एनर्जी घट के यहां पे आ गया। ट्रांजिशन स्टेट के यहां आने से, ट्रांजिशन स्टेट के यहां आ जाने से अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो ही रहा। आपका कैटलिस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। कैटलिस्ट ओनली इफेक्ट वे ऑफ मैकेनिज्म और कुछ नहीं करता है। तो इसने ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दिया, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। इसके पोटेंशियल डिक्रीज होने से एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू भी कम हो गया। तो इस तरह से ये डैश से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी इन द ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी घटता है, तो ये डैश ये से कम हो गया, क्योंकि यहां पे दिखा रहा हूं। अब निगेटिव कैटलिस्ट में आओ। यहां भी सारे रिएक्शन मींस ग्राफ एक ही जैसा है। इस एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है, इस एक्सिस पे आपका टाइम है या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट,
ये भी रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जाम्पल है, उसी पे लेकर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां आपने देखो, आप देखो क्या हुआ, यहां आपका कैटलिस्ट ट्रांजिशन स्टेट को डीस्टेबलाइज कर दिया। डीस्टेबलाइज करने से उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हुआ। स्टेबिलिटी डिक्रीज होने से आपके ट्रांजिशन स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। पहले यहां था, अब यहां चला गया। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी व्हाट, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये डिफरेंस आपका कम है, डिफरेंस बढ़ गया, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने का मीनिंग यह हुआ कि रिएक्शन रेट क्या होगा, आपका स्लो हो जाएगा। इसलिए मैं यहां दिखा रहा हूं निगेटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ईए डैश ईए से ज्यादा हो गया। तो इस तरीका से कैटलिस्ट वर्क करता है। अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 केल्विन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, मीन्स जिससे आप इसमें किसी कंपाउंड में हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, ये 500 केल्विन पे हो रहा है। इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट एट द सेम रेट, the temperature required is 400 Kelvin. Calculate the activation energy of the reaction if the catalyst lowers activation barrier by 20 kilojoule per mole. इस क्वेश्चन बोल रहा है कि 500 केल्विन पे जो रिएक्शन का जो रेट है, वही रेट 400 केल्विन पे हो जा रहा है। कब? जब हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर सी बात है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, इसकी वजह से लोअर टेम्परेचर पे भी रिएक्शन रेट ज्यादा हो जाता है। ये डेटा दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आप ये निकालिए कि आपके रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। साथ में भी दिया हुआ है कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को 20 किलो जूल से डिक्रीज कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहले रिएक्शन लिखते हैं। रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन राइट करते हैं, तो वी नो दैट K is equal to A to the power minus EA by RT। K को K रखा, A सेम रिएक्शन है तो ये रहेगा, E माइनस EA, R सबके लिए सेम होगा। T कितना है 500 केल्विन पे, इसको फर्स्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी को मैं E डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। E डैश एक्टिवेशन एनर्जी in the presence of catalyst अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट कांस्टेंट वही रह जा रहा है, ए तो वही रहेगा दोनों केस में, ई भी सेम रहेगा। एक्टिवेशन एनर्जी हो गया ई डैश कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और यह रेट का वैल्यू मींस जब टेम्परेचर 400 केल्विन रहता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तब भी रेट वही रहता है जो कैटलिस्ट के एब्सेंस में 500 केल्विन पे रहता है। तो यहां मैं के ही लिया और यहां मैं 400 लिख दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए इज इक्वल, दोनों को इक्वल कर देंगे, माइनस ए बाई आर टी 500 is equal to a e to the e का पावर माइनस ई ए डैश बाई आर 400। ए से कैंसिल हो गया, दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर इक्वल हो जाएगा, माइनस खत्म हो गया, तो ई ए बाई आर 500 इज इक्वल टू ई ए डैश बाई आर 400। आर से आर कैंसल, 0 से 0 कैंसल, मीन्स ई ए डैश इज इक्वल टू 4/5 ई ए। रिलेशन हमारे पास आ गया। इस रिलेशन के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ई ए। तो हम लोग को और डेटा पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ई ए माइनस ई ए डैश इज इक्वल टू 20। तो ई ए की जगह ई ए डैश की जगह ये रख देंगे,
EA माइनस 4/5 EA इज इक्वल टू 20, इधर जाएगा आपका 5EA माइनस 4 में EA/5 इज इक्वल टू 20, तो EA इज इक्वल टू कितना हो गया 100। तो इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। फिर सिंपल क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह का आएगा, आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ना होगा फिर आंसर करना होगा। नाउ एंथैल्पी ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विथ एंथैल्पी। किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी उसके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड केमिकल रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड रहता है, इस चीज को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आप गौर से देखो, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्सन हो रहा है, तो यह जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी होगा EAB, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट प्रोडक्ट ही कॉमन नहीं रहता है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का ओनली रिएक्टेंट प्रोडक्ट ही कॉमन नहीं रहता है, उसका ट्रांजिशन स्टेट कॉमन रहता है, मैकेनिज्म कॉमन रहता है। इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए यह प्रोडक्ट बन जाता है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट बन जाता है प्रोडक्ट। इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन जब निकालना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करते हैं, तो यह हुआ। बट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए और रिवर्स रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट हो गया है रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट तो इसमें भी सेम होगा, तो EAB इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हो कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में आपका बैकवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो मैग्नीट्यूड में फॉरवर्ड से ज्यादा होगा। एंडोथर्मिक करोगे तो जस्ट इसका उल्टा होगा। बट किसी रिएक्शन में करो एक ही बात है। मैं एग्जांपल के लिए एक्सोथर्मिक लिया हूं। अब यहां मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि डेल्टा H ऑफ एनी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ एनी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन। ये मतलब फैक्ट है, होता है। अब इसको मैं समझा रहा हूं यहाँ पे कैसे पॉसिबल है। तो देखो जी, यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा H क्या होता है, निगेटिव, फिक्स है। मैग्नीट्यूड में आप देख लो, बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से बड़ा है, तो अगर फॉरवर्ड से बैकवर्ड को माइनस करोगे तभी निगेटिव आएगा। अगर बैकवर्ड से फॉरवर्ड को माइनस कर दोगे तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस वजह से ये जो मैं आपको बताया हूं करेक्ट है, आप याद रखिएगा। हमेशा किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का इंथैल्पी उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ रिएक्शन इज इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन। देखो जी, फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट रहता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जो लाइट के हेल्प से होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल रिएक्शन से। फोटोकेमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ H न्यू मींस रेडिएशन। रेडिएशन एनर्जी। अब इस फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट किसी पे डिपेंड करता है, उसको समझने से पहले यहां पे देखो, या रिएक्टेंट ए को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ब्लॉक से, जिसका कंसंट्रेशन C है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। I0 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन, मींस सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। I0 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मींस वह रेडिएशन जो आपके सब्सटेंस पर इंसिडेंट हो रहा है, वो I0 से रिप्रेजेंट किया हूं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इस सब्सटेंस के ऊपर रेडिएशन फॉल हो रहा है, इसका इंटेंसिटी I0 है। यह सब्सटेंस उसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया उसके एब्जॉर्ब रेडिएशन के इंटेंसिटी को मैं IABS से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक। IABS इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन मींस जो रेडिएशन को यह सब्सटेंस एब्जॉर्ब किया है
उस रेडिएशन का इंटेंसिटी IABC मीन्स एब्जॉर्ब रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं IABS, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन यह है। अब जितने भी रेडिएशन इंसिडेंट हुआ कि सब्सटेंस पे, ऑल रेडिएशन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय नॉर्मल बॉडी, सो कुछ रेडिएशन बाहर निकलेगा। तो जो रेडिएशन इमर्ज कर रहा है मीन्स जो बाहर निकल रहा है, अवे जा रहा है सब्सटेंस से, उस रेडिएशन की इंटेंसिटी को मैं IF से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ इमर्ज रेडिएशन और इंटेंसिटी ऑफ फाइनल रेडिएशन जो बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से सब्सटेंस के ऊपर जो रेडिएशन फॉल आउट हो रहा है उसके इंटेंसिटी को अलग अलग सेगमेंट में मैं डिवाइड किया हूं। जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसके इंटेंसिटी को I0 से, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड हो गया सब्सटेंस के अंदर उसके इंटेंसिटी को IABS से, जो रेडिएशन बाहर आउट हो रहा है, इमर्ज आउट हो रहा है मीन्स बाहर हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, उस रेडिएशन की इंटेंसिटी को IF से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब आगे आओ, I एब्जॉर्ब मीन्स इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड हुआ है उसका इंटेंसिटी मीन्स कितना ज्यादा, इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, नॉर्मली यू नो मीन्स किसी यूनिट एरिया पे पर सेकेंड में जितना एनर्जी फॉल होता है नॉर्मली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी फॉल एट दैट पॉइंट। तो सब्सटेंस जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उस एब्जॉर्ब रेडिएशन का इंटेंसिटी डिपेंड करता है आपका I0 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। I0 हुआ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड यह हुआ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन और इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन। मीन्स जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा इंसिडेंट रेडिएशन का उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी होगा एब्जॉर्ब रेडिएशन का। जितना ज्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा मींस यूनिट वॉल्यूम में जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल होगा, मींस जितना ज्यादा आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा उतना ही ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, मींस उतना ज्यादा एब्जॉर्ब रेडिएशन का इंटेंसिटी होगा। मींस IABS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I0 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब रेडिएशन की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मींस जितना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा, जितना ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड होगा उतना ही ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा। मींस रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। अब एक छोटा सा इसके बाद है क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड। क्वांटम मैकेनिक्स आपको पता है, लाइट और फोटोन ये सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट होता है। तो अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर लाइट का फॉल आउट हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो उसका क्वांटम यील्ड मींस और एनर्जी का कितना यील्ड हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है, उसका एफिशिएंसी क्या है। तो एफिशिएंसी और यील्ड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रिएक्टेड बाय नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एब्जॉर्ब। मींस जितना मोलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है ये नीचे रहेगा और जितना मोलिक्यूल उस एब्जॉर्ब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्ट किया है ऊपर रहेगा, क्योंकि एफिशिएंसी तो ही होता है आउटपुट बाय इनपुट। मींस आपने जो एनर्जी दिया दैट्स इनपुट एंड आपका सिस्टम जो वर्कआउट किया वो आउटपुट। तो आपने जो एनर्जी दिया वो हो गया नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड आउटपुट बिकम्स नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रिएक्टेड। जितने मोलिक्यूल रिएक्ट किया तो आउटपुट हुआ, दैट्स इट इज क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये आपका हुआ, कई बार ये पूछता भी है बट इंपॉर्टेंट यही है। अब इस पे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और देखता हूं कि आप इसको बनाते हो कि नहीं। नाउ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल ऑन फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन इज इफ
I is the intensity of absorbed light and C is the concentration of AB for the photochemical process. AB plus H nu arrow sign AB asterisk means AB is reactant, H nu is photochemical energy means photo energy means light energy and AB asterisk means product. ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, दिखा रहा है AB रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB asterisk इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि AB asterisk के फॉर्मेशन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अभी मैं आपको बताया हूं थ्योरी, उसके बेसिस पे आप इसका आंसर कर सकते हो. अब देखो जी, मैं आपको बताया हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं आपको बताया था कि रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. बट मैं आपको ये बताया था कि रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन is directly proportional to intensity absorbed. एब्जॉर्ब इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर इंसिडेंट रहता तब यहां पे प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहता, बट एब्जॉर्ब इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. क्वेश्चन में आई दिया हुआ है, क्या है, एब्जॉर्ब्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट आई है. इसका मीनिंग हुआ किसके प्रोपोर्शनल होगा जी, आई के प्रोपोर्शनल होगा. इसलिए आंसर क्या होगा, बी होगा.